प्लीज़ कम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर अभी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स किया, उसके बाद एमएससी ज़ूलॉजी एंड सर एमएससी के साथ साथ मैंने सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज भी क्वालिफाई किया है, जहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रैंक 29 एंड 41 क्लियर की है। उसके बाद सर कॉलेज में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है एंड कॉलेज के बाद मैंने 1 साल के लिए टीचिंग की है कॉलेज में, जहाँ पे मैंने बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उसके साथ साथ सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ अपने कॉलेज में एंड सर अभी मैं यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने अभी तक टोटल 5 बार मेंस लिखा है और ये एचसीएस में मेरा सेकंड इंटरव्यू है। अभी मैं मैरिड हूँ और मेरी एक डॉटर भी है जो भी 10 महीने की है और मुझे फ्री टाइम में डांस करना पसंद है और अभी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। ओके। आपने टीचिंग भी किया है? सर 1 साल के लिए की है टीचिंग। ओके। आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं? सर टीचिंग जब मैं कर रही थी वो भी एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा मुझे लगता था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मैं खाली टीचिंग में ही कन्फाइंड हो जाती और उसमें भी मैं हायर एजुकेशन में कॉलेज लेवल पे ही मैं पढ़ाती। यहाँ पे मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा और मुझे बहुत सारा सीखने को मिलेगा, पूरी लाइफ में सीखती रहूँगी और उसको इम्प्लीमेंट करती रहूँगी। इसके साथ साथ हरियाणा में मैं देखती हूँ कि महिलाओं को थोड़ा सा कम मौका मिलता है पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो मैं एक रोल मॉडल की तरह इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ अपने आप को, ताकि मुझे देख के और भी महिलाओं को आगे पढ़ने के लिए वो अपने आप को मोटिवेट करे, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करे। तो एक रीज़न ये भी है सर। आपको क्या लगता है टीचर्स को सिर्फ टीचिंग में ही रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती? सर अपॉर्चुनिटी होती है, उनके अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहाँ पे वो गांव में जाके और भी अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ तो मुझे लगा इसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए एक बार। टीचिंग तो हम हमेशा ही करेंगे, यहाँ पे रह के भी हम टीचिंग कर सकते हैं, साथ साथ वहाँ पे भी हम संडे में सैटरडे संडे में लीव जब मिलेगी ऑफिस से तो वहाँ जाके टीचिंग कर सकते हैं, गाँव में एनजीओ में जाके कहीं पे भी टीचिंग कर सकते हैं। तो मुझे एक बार आपको नहीं लगता कि बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो टीचर इज़ मोर कैपेबल? ए टीचर कैन क्रिएट 1000 सिविल सर्वेंट्स। तो टीचर का रोल ज़्यादा होता है अगर आप चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में। वुमेन को अगर आप ऊपर देखना चाहते हो तो टीचिंग एक बहुत बढ़िया माध्यम है। हाँ सर टीचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिविल सर्विसेज में मेरा रुझान था तो मुझे लगा कि टीचिंग तो हम हमेशा ही करेंगे, या हमेशा ही कोई भी ऑफिसर होता है या वो भी टीचर का ही काम करता है, लेकिन तो मैंने इसके लिए पहले एक बार कोशिश करने की सोची कि मैं इसको करके देखूँ एक बार। नेशनल टीचर्स डे कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को सर, उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता तो है। आपको नहीं लगता कि वो भी एक अच्छे टीचर थे और कहाँ पहुँच गए? सर तो टीचर होना इज़, आप टीचिंग को बहुत हल्के में ले रही हैं कि टीचिंग तो हम कर ही लेंगे। डोंट यू थिंक इट्स वेरी कैजुअल बिहेवियर अबाउट टीचर? टीचिंग तो हम सारी उम्र ही कर लेंगे। टीचिंग इज़ नॉट अ हॉबी, टीचिंग इज़ ए प्रोफेशन, रेदर ऐसे इज़ ए पैशन। यू आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। नहीं सर, आई रिस्पेक्ट, मैंने जब काम किया 1 साल के लिए तो मुझे अच्छा लगता था, आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, लेकिन सिविल सर्विसेज में अगर रुझान है तो मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए वही तो कोशिश जानना करनी चाह रहा हूँ, आपका चाहिए। रुझान क्यों है सिविल सर्विस के प्रति? क्या मूल रूप से क्या कारण है? सर यही है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे। टीचिंग में एक मेन उसका जो काम है टीचर में, टीचर का आप देखिए ना, खान सर या दृष्टि आईएएस के हैं, उनके सामने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर फेल हैं। टीचर होल्ड्स अ पावर टू चेंज द वर्ल्ड। एक सिविल सर्वेंट तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दायरे में रह जाता है। आई डोंट थिंक दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड कमिंग टू द सिविल सर्विसेज। व्हाट इज द रियल मोटो? सर यही मेरा तो रीज़न है जो मैं आपको अभी बता सकती हूँ। इसमें सर हमें ज़्यादा जो काम करने का क्षेत्र हमारा बड़ा होता है सर, उसमें कोई भी पॉलिसी मेकिंग ग्रास रूट लेवल पे, टीचिंग में भी कोई खामियां है अगर उसमें, या दूसरे फील्ड में कोई खामियां है, या ग्रास रूट लेवल पे हम जाके देखें कि कहीं पे मौका नहीं मिल रहा किसी को भी, या कोई पिछड़ा वर्ग है, उसको सुधार हम कर सकते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर टीचिंग में उतना नहीं, उतना चांसेस नहीं मिल पाते हैं। व्हाट आर योर सर्विस प्रेफरेंसेस? सर अभी डीएसपी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसके अलावा मैंने सभी अप्लाई किया। प्रेफरेंस पूछा मैंने आपसे। सर एसडीएम फर्स्ट प्रेफरेंस है। हाँ, उसके बाद ईटीओ है सर, तहसीलदार है और बीडीपीओ वगैरह है, ईटीओ है। व्हाट इज ईटीओ? एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। Okay. Tell me the responsibilities of 3 responsibilities of नायब तहसीलदार।
नायब तहसीलदार सर, वो तहसील में उनका मेन काम होता है, जैसे कोई भी लैंड का रजिस्ट्रेशन होता है वो करते हैं, उसके डेमोसाइल वगैरह अगर हमें बनवाना है तो हम तहसील में वो बनवाते हैं। और सर कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट है रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, वो भी सारा काम मुझे लगता है तहसील में ही होता है, तो वो सब काम तहसीलदार के अंदर में आएगा। ओके, व्हाट इज मिसिंग वुमेन? मिसिंग सर, मेटासन प्रेफरेंस की वजह से बहुत सारी गर्ल्स का जो फिटिसाइड हो जाता है, फीमेल फिटिसाइड है, वो उनको मिसिंग विमेन कहा गया है कि वो। और उसके लिए कौन जिम्मेवार है, मैन या वुमेन? दोनों सर, समाज में दोनों ही वर्ग उसके दोनों, लिए equally मतलब ज़्यादा responsible कौन है। उसके लिए जिम्मेवार है? सर विमेन को भी इक्वली कंट्रीब्यूशन इसमें, मैन को ज़्यादा कह सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि कई केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उस केस में मेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज फीमेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो अपने आप को असर्ट करे कि नहीं मुझे ये फीमेल फिटिसाइड का या चेकअप नहीं करवाना PCPNDT एक्ट के तहत, और मुझे फिटिसाइड में नहीं इन्वॉल्व होना है, तो वो भी असर्ट कर सकती है और वो उसको डिनाई कर सकती है। कहीं ना कहीं जो मिसिंग विमेन की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है विमेन की असर्शन के बाद। ओके, सपोज आप मेवात के SDM हो, टेल मी 3 थिंग्स you would like to change specifically for the improvement in the status of women. Specific things, not like awareness or ये major things जो आपको औरों से अलग बनाएगा। सर हेल्थ, एजुकेशन और उनका वर्क में उनका मतलब बढ़ावा, कि अभी जो वर्क प्लेस में वेमेन का नंबर कम है पूरे हरियाणा में ही और इंडिया में भी और मेवात में भी, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हम लड़कियों को पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कामयाब बनाने पे भी हमारा उतना फोकस नहीं है कि BSc MSc कर लिया शादी कर दो वहाँ पे आगे पढ़ लेगी जा करके, हम उसको जॉब दिलवाने पे या उसको कामयाब बनाने पे फोकस नहीं है हमारा। सेकंड सर, हेल्थ बहुत वीक है हमारा। नहीं, आप करेंगे कैसे? ये सब तो हमें पता है वीक है, आप क्या करेंगे इन 3 चीज़ को बढ़ाने के लिए? सर जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वुमेन का, उसमें काम को मतलब उनको मिले रोजगार दिलवाने के लिए, जैसे लखपति दीदी इनिशिएटिव है अभी भारत सरकार का, उसमें 1 से 4 लाख तक का लोन उनको मिलता है, जिसमें वो कोई भी अपना छोटा एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर सकती हैं। सेकंड है जैसे जो एजुकेटेड वुमेन है लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए रोजगार से हुनर से रोजगार एक स्कीम है, वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। हेल्थ के लिए जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जिसके तहत इंस्टीट्यूशनल, तो मतलब आप गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट अच्छे से करा देंगी? यस सर, इन शॉर्ट। और उसके अलावा कोई भी स्कीम्स में कोई खामियां हैं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में वहाँ पे इश्यूज़ या खामी, उस स्कीम को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्शन करके कि स्कीम के बारे में अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो भी ज़रूरी है कि ताकि लोग उसको उसका बेनिफिट्स उसको अवेल करें। ओके, टेल मी नेम ऑफ 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। यस सर, सत्रिया डांस असम में फेमस है, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु केरला, कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश, और ओडिसी डांस उड़ीसा, कथक यूपी और उसमें आसपास के एरिया में, एंड मणिपुरी डांस मणिपुर में। ओके, टेल मी एनी एग्जाम्पल इन हिस्ट्री ऑफ हरियाणा जहाँ पे वुमेन ने बहुत मेजर चेंज लेके आए। ऐसे 3 वुमेन बताइए एग्जाम्पल जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है सोसाइटी के लिए। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा सर, 3 वुमेन विच यू थिंक कैन बी इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन। आई वांट सम मिनट। श्योर। सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रही अभी। ओके, टेल मी 3 फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम हरियाणा। लाला मुरलीधर, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ, कोई भी किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में कहाँ पार्टिसिपेट किया उन्होंने? सर पंजाब से थे वो, अम्बाला से थे, उन्होंने पार्टिसिपेट उसमें। लाला मुरलीधर सेट सर मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने फर्स्ट उसमें पार्टिसिपेट किया, वो या तो दांडी मार्च में या सर फिर फर्स्ट जो सेशन हुआ था ना कांग्रेस का मुंबई में, वो वहाँ कांग्रेस पे। सेशन में गए थे। हाँ सर, लाला मुरलीधर। पंडित नेकीराम और पंडित श्री राम शर्मा, नेकीराम को हरियाणा केसरी भी बोला जाता है और लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। एंड सर छोटू राम जी, वो जाट आंदोलन में और उसमें मसीहा, उनको गरीबों का मसीहा उनको बोला जाता है। ओके,
Tell me 3 strength and weakness of your personality. सर स्ट्रेंथ तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अभी मैरिड होने के बाद और अभी मदर होने के बाद भी मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर रही हूँ, बहुत मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे अच्छा लगता है कि अपने ड्रीम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, सबका सपोर्ट सीख करके मैं उसको परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड सर वीकनेस है कि थोड़ा कभी कभी घबराहट होती है, जब क्लियर नहीं हो पाता है तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा घबराहट होती है, ये वीकनेस है। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, मतलब वीकनेस उतनी नहीं है लेकिन स्ट्रेस उसका ज़्यादा आ जाता है कभी कभी। ओके, एक हो गया। और कोई वीकनेस? सर नहीं हो तो इस वीकनेस को आपने ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट किया? सर जो भी मतलब डेली बेसिस पर मैं टारगेट बनाती हूँ उसको डेली उसको अचीव करना होता है, ऐसे मंथली वीकली टारगेट होता है कि इसको करना है पूरा, उसको करने के बाद स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। सपोज कोई बाहर से इंडिया विजिट करता है, हरियाणा पर्टिकुलरली, कोई 5 ऐसी जगह जो आप उसको दिखाना चाहेंगी टूरिस्ट को? सर सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र, जहाँ पे हमारा जो शनित सरोवर है, ब्रह्म सरोवर वगैरह हैं, वो तालाब जो है जहाँ पे हम पुण्य स्नान करते हैं। सेकंड सर पंचकुला में जो भी एडवेंचर टूरिज्म डेवलप किया है हरियाणा सरकार ने, इको टूरिज्म की जो पॉलिसीज़ वहाँ पे सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है वो। थर्ड सर हिसार में राखी गढ़ी है जो सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और गुजरी महल हिसार में ही है। और उसके अलावा सर माधोगढ़ फोर्ट है डोसी हिल्स में, महेंद्रगढ़ में, वहाँ जा सकते हैं। और सर बनावली फतेहाबाद में वहाँ पे जो साइट है हमारी, वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, व्हाट इज डायमंड क्वाड्रिलेटरल? डायमंड क्वाड्रिलेटरल सर अगर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्ट दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता का जो कंस्ट्रक्ट किया है रोड को, हाईवेज को, उसको सर वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल का मुझे मैं पूछ रहा हूँ डायमंड सर क्वाड्रिलेटरल। नहीं, उसका नहीं मुझे ध्यान आ रहा। गैस करने के लिए बोल रहा हूँ, विद योर कॉमन सेंस, व्हाट इट कुड बी? सर कोई टूरिज्म को डेवलप करने के लिए किया होगा या हाईवेज से रिलेटेड ये हो सकता है, मुझे अभी नहीं उसको गेस कर Okay. पा रही। व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन हरियाणा? सर हरियाणा में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में है अभी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? कितना है? 37% सर। और अनएम्प्लॉयमेंट आर दे सेम? सर लेबर फोर्स में वो सारा इंक्लूडेड है जो काम को सीख कर रहे हैं, और Okay. वर्क फोर्स भी उसी के अंदर है, लेकिन वर्क फोर्स में वो आएंगे जो काम कर रहे हैं, जिनको काम मिल रहा है, और लेबर फोर्स में जिनको काम नहीं भी मिल रहा है वो भी लेबर फोर्स में आएंगे। तो अनएम्प्लॉयड वो जिनको काम नहीं मिल रहा, लेबर फोर्स में वही सभी हैं जो काम कर रहे हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा। ओके, दोनों। जो इंसान एक काम छोड़ के दूसरे काम की तलाश में है और अनएम्प्लॉयड है, उसको हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? सर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? सर जैसे लेबर उसमें खेत में जो काम करते हैं, मान लो 10 लोग अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे, और लेकिन ज़रूरत है 5 की ही, उससे भी उतना ही प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन लेबर फोर्स वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ओके, कि लेबर इंक्रीज करने के बाद भी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसको डिस्गाइज्ड। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड सर कोई भी जो लाइन है, वर्टिकल लाइन जो मैच करती नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मैच करती है, वो लैटिट्यूड है। वर्टिकल लाइंस? यस सर। श्योर? वन मोर चांस? लैटिट्यूड आपने, हाँ सर वो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी वो लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड सर हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और वो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल जो आते हैं। चलो, आपकी ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हाँ सर मुझे अवेयरनेस है, जो भी जनरल अवेयरनेस Okay, है। tell me the countries through which Tropic of Cancer, particularly in Africa continent, Tropic of Cancer passes through which countries? सर नाइजर, माली, चाड, मॉरिशुआना, वेस्टर्न सहारा, और इधर इसमें वेस्टर्न ईस्टर्न अफ्रीका में युगांडा, केन्या, Uganda, Kenya. नहीं सर सोमालिया, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें इधर वेस्ट। What is the origin of Nile River? लेक टाना और लेक विक्टोरिया से, ब्लू नाइल और वाइट नाइल का। So which one is Blue Nile? ब्लू नाइल जो लेक टाना से जो निकल रही है, और लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल। Okay.
You are quite well prepared about the facts. That's a great thing about you. You're processing information very fast. Let's test your Haryana language awareness. मैं आपको 5 वर्ड देता हूँ. आपको आपको हरियाणवी में उसको कन्वर्ट करना है. ठीक है. एनिमल, पर्टिकुलरली हरियाणी वर्ड होना चाहिए. डांगर, ओके. सन, और यू से एनी सन. सन सर, सन, बेटा. बेटा. पुत्र सर, हरियाणवी में जातक. ओके. मैरिज, ब्याह. इंजॉयमेंट, आनंद, मौज मस्ती. पर्टिकुलरली हरियाणवी फीलिंग. मौज. Okay. Suppose let's test one last situation. You are a mother, and one side you have to save only one person. On one side your husband, and one side your, suppose let's bit complicate it. One side is mother, one side is mother-in-law. You can only save one. So whom will you save? सब एक को ही बचा सकते हैं. एक को ही बचा मदर सकते और हैं. मदर इन लॉ में से. And I'll ask also why. So be prepared for your reason. सर दोनों से ही मेरा बहुत लगाव है. मैं तो दोनों को बचाना चाहूँगी, लेकिन अगर सिचुएशन एक को बचाने की होती है तो मदर इन लॉ को मैं पहले प्रेफर करूँगी. वहाँ पे मेरी जवाबदेही है कि आपने अपने सासू माँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा उनके नहीं, प्रति आपसे अपनी कोई है. नहीं पूछेगा उस टाइम पे कि आपने उसको क्यों बचाया था. सर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी मदर इन लॉ के लिए ज़्यादा है, तो मुझे लगता है मैं उनकी तरफ पहले जाऊँगी. मतलब आप अपनी मदर को नहीं बचाएंगे. सर अभी एक को ही बचाने का ऑप्शन है तो. She gave birth to you and she gave all the education, all the love for these 25-30 years, and suddenly you will shift your loyalty towards mother-in-law. It's not humanly possible. बट इट्स डिफ़िकल्ट, बट सर मैं उन्हीं को पहले प्रेफर करूँगी. Why? सर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनके प्रति ज़्यादा. अगर मेरी दोनों की तबीयत अगर ख़राब होती तो मुझे पहले अपनी मदर इन लॉ को देखना पड़ेगा. मुझे लगता है मेरे भाई हैं वहाँ पे, मेरी भाभी, वो उनको देख लेंगे, तो मेरी मदर इन लॉ की तरफ मैं ज़्यादा भी इंक्लाइंड रहूँगी. Okay, great. वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उनकी, मेरी ऊपर. आखिरी नॉवल जो आपने पढ़ा अभी, क्या मैम? आखिरी नॉवल जो आपने पढ़ा, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं? मैम नॉवल बहुत ही कम पढ़ने का शौक है मुझे ऑनेस्टली. मैंने बहुत ही कॉलेज डेज में ही कुछ नॉवल पढ़े. आपने अपनी हॉबीज में मेंशन किया है नॉवल रीडिंग? आई थिंक. नो मैम, मैंने तो नहीं. हॉबीज में रीडिंग नॉवेल्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑल्टरनेटिव मैथोलॉजी? नहीं मैम, मैंने नहीं किया. ये हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया होगा. ओके, चलिए मुझे नहीं है पसंद. ठीक है. साहित्य का योगदान बता दीजिए जीवन में. मैम साहित्य का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वहाँ से हमें अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलता है. जो पुराने लेखक हैं उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं, और अपने जो भी पुराने हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, जो अच्छे लोगों ने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कोई अच्छा काम किया, वो हमें साहित्य से मिलता है. और साहित्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आगे हम अपने जनरेशन्स को वो चीज़ें, वैल्यूज सिखा सकते हैं. उनको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए रिटन नॉलेज सबसे अच्छा है. कि वैसे हम ओरली उनको बताएंगे तो वो थोड़ा हम समझा ना पाएँ अच्छी अपनी बातों को, तो साहित्य के माध्यम से उनको अपनी एक मतलब कहना चाहिए कि उसकी प्योर फॉर्म में उसको आगे भेज सकते हैं अगली जनरेशन्स तक. आपके पास एनसीसी रहा है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया. तो एनसीसी क्या वही 3 साल जो आपने किए सी सर्टिफिकेट के बाद, आपको लगता है उसकी यूटिलिटी आपके जीवन में कहीं रही है? मैम एनसीसी में जैसे हमने जो बेसिक क्वालिटी, जैसे लीडरशिप क्वालिटी है, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, वहाँ पे कॉमरेडशिप वो सीखा, डेडिकेशन, पेट्रियोटिज्म, जो भावना वो इनकलकेट करते 2-3 साल के अंदर, तो वो आगे हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हेल्प करती है और हमें अच्छा सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने में मदद करती है. तो वही क्वालिटीज़ है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाते हैं.
अगर आपको मौका मिले, कोई आपसे पूछ रहा है कि उसे एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए या एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए, आपका पर्सनल सजेशन क्या रहेगा? मैम एनसीसी और एनएसएस दोनों ही वो उसमें समाज के लिए काम करने के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं। तो एनसीसी में मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ होती है, ड्रिल करवाते हैं, परेड करवाते हैं, और जब एनुअल कैंप होता है तो उसमें और भी फायरिंग एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा और भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो एनएसएस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी मार्च पास्ट करना है, रैली निकालना है, कोई भी अवेयरनेस कैंपेन या पोलियो के लिए अवेयरनेस करना है, वो सब भी होता है उसमें। तो एनसीसी में मेरा ज़्यादा रुझान रहेगा। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं? यस मैम। उसके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता दीजिए। मैम पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि उसमें एक अच्छा इनिशिएटिव ये है कि उसमें 4 साल का जो बीएससी और बीएड का प्रोग्राम वो साथ में ही हो गया। तो वहाँ पे जब कोई भी बीएड करके निकलेगा तो वो टीचिंग के लिए कहीं पे भी एलिजिबल है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सकता है। कोई भी बीएससी और बीएड साथ में करके निकल रहा है तो वहाँ से वो सीधा जॉब मिल सकता है उसको। और मैम स्कूल में जो 5 साल तक जो नया उसमें इंक्लूड किया 5+3+3+5, उसमें उनमें जो बच्चों में न्यूमरेसी और लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा फोकस है। और उसके साथ साथ जो 5th क्लास तक है जो मदर टंग में उनको सिखाया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ पे उनकी लर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी अगर मदर टंग में उनको सिखाया जाएगा तो, रादर देन कि इंग्लिश में या कोई दूसरी लैंग्वेज में उनके ऊपर बाहर से इम्पोज करें। मदर टंग में वो अच्छे से सीख पाएंगे बच्चे। और मैम पॉजिटिव ये है कि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस है कि 6th क्लास के बाद से इनको कोडिंग सिखाई जाए, जिसके आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होगी। जहाँ पे हम एआई और चैट जीपीटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें 6th क्लास से ही या 7th से ही उनको कोडिंग या कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज दी जाएगी तो आगे वो एक वर्क फोर्स क्रिएट हो सकती है डिजिटल एरा में। एंड मैम वीकनेस तो मुझे कोई नहीं समझ आती उसकी कि अभी कोई वीकनेस हम उसकी निकाल सकते हैं। चैलेंज तो हो ही सकता है, नोबडी इज़ परफेक्ट, तो कुछ तो चैलेंज होंगे। चैलेंज उसको इम्प्लीमेंटेशन में हो सकते हैं, उसको अडेप्ट करने में नई पॉलिसी को। कि 5th अभी हम 1st क्लास से सोचते स्कूल भेजे उसमें 5 साल तक बालवाड़ी में पढ़ाया जाएगा। तो ये मदर्स या पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करना कि बालवाड़ी में उनको इतनी अच्छी एजुकेशन मिले। और उनको भी हमें अभी आंगनवाड़ी की सिचुएशन ऐसी कि कई जगह प्रॉपर स्पेस नहीं है आंगनवाड़ी के पास, और वेंटिलेशन नहीं है, की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। तो और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं उनको और अच्छे से ट्रेन करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो उस ये एक चैलेंज हो सकता है उस। अच्छा, वास्ट सब्जेक्ट चॉइस हो गई है उधर एनईपी के। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उसके साथ आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा अच्छे से, किसी सब्जेक्ट नॉलेज में उसको प्रॉब्लम आएगी? मैम इसमें एक चैलेंज मुझे ये समझ आता है, जैसे कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री अभी मैथ्स लेता है तो उसको इंजीनियरिंग करना है, उसको आगे वो हेल्प करते हैं, मैथ्स भी हेल्प करते हैं इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री भी हेल्प करता है, फिजिक्स भी थोड़ी हेल्प करता है। लेकिन जैसे किसी ने भी केमिस्ट्री ले लिया साथ में ज्योग्राफी ले ली तो उसको आगे जो फील्ड है उसका स्पेसिफिक अगर एमबीबीएस करना है तो वहाँ पे ज्योग्राफी रिलेटिवली लेस हेल्प करेगी। तो ये एक चैलेंज हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको आगे फिर वो कवर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपने पढ़ाया है तो आप क्या उस 1 साल के दौरान किसी एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो आप को लगता है कि ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए थी बच्चों के अंदर, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैम आजकल जो एक मेन कॉलेजेस में या स्कूल्स में बच्चे जाना प्रेफर नहीं करते, वो कोचिंग सेंटर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कॉलेज नहीं आते थे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि क्लासेस होती नहीं थी रेगुलर कभी भी। वो कोचिंग में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। उन्होंने साथ साथ कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, कॉलेज में ना आकर के उन्होंने खाली कॉलेज में एनरोल किया था कि हमें सिर्फ डिग्री चाहिए। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम का लूप होल कह सकते हैं कि उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने उसके लिए क्या किया? जैसे आपने जिस कॉलेज में पढ़ाया वहाँ बच्चों का एब्सेंटेरिज्म बहुत ज़्यादा था, तो आपने क्या किया उस चीज़ के लिए? मैम उसके लिए हम उनको लगातार फ़ोन करते थे, घर पे भी फ़ोन करते थे कि आप कॉलेज इनको भेजिए, कॉलेज में भी लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ से जो बेस इनका बनेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, आगे इनको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं पे तो कॉलेज में भी वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अगर इनको सप्लीमेंट्री चाहिए तो कॉलेज आवर्स के बाद उनको कवर कर सकते हैं, कॉलेज आवर्स में ना जा कर के बाद में वो जाएँ उसमें। तो उससे आपका रेट बढ़ा था? हाँ सर मैम, बच्चों ने आना शुरू कर दिया था, लगातार उनके घर पे फ़ोन जा रहे थे तो कॉलेज में बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया था नेट। बीइंग ए टीचर आपके स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मतलब मैम सबसे पहले तो वो
अच्छे मैनर्स सीखे, रिस्पेक्ट करना सीखे टीचर्स की या अपने बड़ों की। या दूसरा ये कि वो जो भी उनका काम है, जो भी ड्रीम है, उसको परस्यू करें। इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे आजकल बहुत सोशल मीडिया में, उसमें। तो ये होता है कि आप मेहनत करिए अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। अपने आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, आप यहाँ भेजते हैं उनको, तो उनको उसको फुलफिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस रेगुलर क्लासेस, किस चीज़ को प्रेफर करेंगे आप? मैम, ऑफलाइन जो एक ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट का एक बॉन्ड होता है, सोशल लर्निंग सीखता है बच्चा क्लास में, और उसका बिहेवियर डेवलप होता है। कोई भी इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजर रहा है तो वो क्लास में आके उसको डिस्कस कर सकता है अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये एक अच्छा है उसमें। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस उस केस में यूज़फुल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है। हर किसी के पास हम हर गांव तक या हर जगह तक नहीं पहुंच सकते अच्छी एजुकेशन को, तो वहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी ज़्यादा यूज़फुल है कि वहाँ पे जाके कम से कम ऑनलाइन की हेल्प से बच्चा अपना कवर कर सकता है सिलेबस को या उसको। तो ये एक ऑनलाइन का अच्छा है, और वो अफोर्डेबल हो जाता है एजुकेशन उसमें, ऑनलाइन में। तो आपको लगता है कि दोनों बेटर है, दोनों ही सेम लेवल पर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन, आपका जीवन दर्शन क्या है? मतलब मैं कि मैं जीवन में क्या चाहती हूँ। जीवन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जीवन एक ऐसा प्रोसेस है कि करते रहिए, काम सीखते रहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, काम देखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। हर दिन सीखना है, उसको काम करना है। सुख और दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, चेंजेस आएंगे। कभी खुशी का दिन होगा, कभी दुख का होगा, लेकिन हर सिचुएशन में इंसान को सीखना है और आगे बढ़ना है। सर, थैंक यू मैम। कौन कौन से दुख आपके जीवन में आए जिनको आप अभी एनलिस्ट करना चाहेंगे? सर, गॉड ग्रेस से दुख तो अभी तक कुछ नहीं देखा है, सब अच्छा है, फैमिली भी सब अच्छी है और सभी हैं, खुश हैं, कुछ दुख नहीं है जीवन में ऐसा तो सुख बताइए, बहुत सारे 15 सुख बताइए जो आपके जीवन में आए। 15। सर, हम हेल्दी हैं, घर में सब हेल्दी हैं। मैं मैरिड हूँ, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला है। मेरी एक बेटी है जो मुझे हमेशा खुशी देती है। मेरे माता पिता हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे पड़ोस में हम रहते हैं जहाँ पे आज भी लोग मेरे लिए विश करते हैं कि इसकी अच्छी हो, तरक्की हो, इसने मेहनत करी है। और हम गांव में रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसा माहौल है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो अच्छा माहौल है। वो भी एक खुशी का दिन है कि हम एक दूसरे के साथ कम से कम अच्छा सोचते हैं। मुझे जो परिवार मिला ससुराल में वो भी अच्छा मिला है, सब सपोर्ट करते हैं वहाँ पे भी। फाइनेंशियली घर की सिचुएशन ठीक है, तो वो भी एक सुख है कि उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। इसके अलावा जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, ये भी एक मुझे खुशी देता है कि कम से कम मैं अपना ड्रीम को परस्यू कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है। कितने बताए? 10 तो हो गए होंगे सर। 9। अभी 6 और बताने हैं आपको। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, ये एक सुख है। हमें सब कुछ मिल रहा है, हम अच्छे देश में रहते हैं जहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है या कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। इजराइल जैसी या गाजा पट्टी जैसी प्रॉब्लम्स को हम फेस नहीं कर रहे। अभी हम क्लाइमेट चेंज से भी इतने दुखी नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई हमारे ऊपर कोई बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें भी ठीक है। अभी ध्यान नहीं आ रहे, इतने ही आ रहे हैं सर। एक ऐसा सुख बताइए जो आपको अभी अभी एहसास हो रहा है। सर, अभी मैं आप जैसे 3 बड़े लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये एक सुख हो सकता है अभी के लिए। ऐसा नहीं सोचता कि हम 4 बड़े बड़े लोग, बड़ी पर्सनैलिटीज बात कर रहे हैं? सर, मैं अपने आप को अभी थोड़ा आपके 4 में इंक्लूड नहीं करूँगी, 3 और 1 में रखूँगी। ऐसा क्यों? सर, अभी आप मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा हैं और हुनर में और नॉलेज में हर तरीके से मुझसे अच्छे होंगे, तो मुझे लगता है कि 3 और 1 का सही कॉम्बिनेशन रहेगा।
आपने कहीं अपने डिस्कशन में बताया कि आप एक छोटे गांव से आती हैं. आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? हाँ सर, बोल सकते That's हैं. fine. So I'll prefer to be in English only. Somewhere you have stated that you come from like a small village. What is the meaning of small village? Why did you mention it? See, as per my understanding, village is village, like town is town, city is city. When you state I come from a small village, what exactly you want to say? Sir, I wanted to just say that my village is not that big. We are living in a population is approximately 1,000, so it's a small village in comparison to other villages where the population is up to sometimes 8,000, 9,000 in villages So also. why didn't you mention I come from village where population is just 500 families instead of small? This is also way of explanation. But when you say small, that create disturbance. You know, it doesn't clear the meaning. What exactly you want to say? Sir, I did not mean anything special in that when I Do you expressed small think village. stating like "Ki I come from small village" gives means you will get some empathy, sympathy from society? No, actually, if someone is coming from a village, it doesn't mean that she seeks sympathy or empathy, because in village we are having more learning experience. We are living in a village where we know at least 500, 600 people. We are going in the farms and we interact with the animals also. So I don't think that a person who is coming from a town or a urban area that is more intelligent or more genius. I feel the person who is coming from a village, he will be more, I should say, understanding person. Person coming from village is more understanding. So in villages we have more interactions with the people rather than cities. So Then what we about learn more. parliament? Parliament is known to have to discuss things. There are huge many interaction that also black and white. You know, there are different policies made. So do you think people who come from small village they have more interactive ideas than that of the parliamentary sessions? So some few of the parliamentarians are also coming from villages. Few are coming from cities, so that they can understand each other's problem and find solutions. So people who come from like urban regions, they are not interactive. They are not that much sound comparative to the village people. No, sir, it depends on the person who is in I'm village. finding you discriminating. No, sir. No. Justify. Give any two examples by which I can support you or I may understand you that you are a person who is not at all with the mindset of distinguishing people or localities. Sir, when I was in college, I lived in the cities, so I was comfortable there. Also, I found very good friends there also. So I can say that the people living in cities are also equally good, equally interactive. We cannot say I found very comfortable environment in my college in like, city when I was living there, and whenever I go to my relatives who are in cities, they are equally well. Their behavior is equally good. We don't feel uncomfortable with them. So sometimes we go to cities to our relatives' home. They are also good. So I don't. So finally, I conclude that stating that you come from a small village means, see, sir, I come from a small village. Even then, I am very smart. Even then, I am like better or sound than anybody else. Should I consider the meaning this way? No, sir, I did So not it mean means that. both ways you are denying it. So what is the meaning of this small? Either it should have been, see, sir, I come from a village, no small, big. That's it. When we add the small word, so it creates bit confusion. Sir, I did not mean that. I did not have any specific meaning of small there. Sir, I just wanted to say that I come from a village. Okay. That's it. To overcome all these issues, CSIR also you have worked. So do you find any objective of CSIR which which deal all these problem?
Just you have to correlate. You have worked with CSIR. You stated this in the beginning of your introduction. CSIR works on the research work in every field like biology and physics, chemistry. They have established labs throughout India where they work on, they hire research fellows, JRF and SRF, and they have scientists. So they do all the research work in biology, biotechnology, animal husbandry, everything. So they. Any three locations in Haryana which is working on scientific research and development? Sir, NDRI Karnal, they are working on buffaloes and cattle. Hisar, a research center for buffalo, goat in Hisar, sir. And sir, Gurugram, there is a brain research center. I think Bark is there. I'm not able No, to you have recall the to name. speak on to the points you have clear idea and knowing about. Okay, sir, only two coming in my mind right now. Okay. Do we have some biotechnology specific research center in Hisar? Sir, I'm not able to recall. Do you think in Hisar there is space landscaping technology through with the help of satellites on spot that is done? No idea. Okay. Have you ever visited Hisar? Yes, sir. Right. You have worked with one NGO, Ummeed. Ummeed. No, sir, I've not heard of this. Acha, you did not work, but you are aware about Ummeed. Umeed? Ah, No, sir. not knowing. Okay. What is deciduous tooth? Sir, milk tooth is also known as deciduous tooth. Milk tooth. If I say you have to go for deciduous tooth surgery, Miss Preeti has to go for deciduous tooth surgery. What exactly I am saying? Your person of geology? Yes, sir. Yes, sir. Sir, there are two type of tooth, milk tooth and deciduous tooth. Sir, I'm little bit confused. Milk tooth is which the child has up to in the age of 5 or 6 years. Deciduous tooth replaced the milk tooth. So deciduous tooth is permanent tooth throughout life we Okay. have. What is the aim of flossing? Sorry, sir. Flossing is oral hygiene practice. Sir, I have no idea. Okay. What do you know about therapeutic materials? Therapeutic. Therapeutic. Anything which is involved in therapy, like physiotherapy or something. If I say you seems anemic, you have to go for therapeutic treatment. What exactly I am saying? So, anemia is related to like blood, so lack of hemoglobin. So therapeutic treatment in I don't know, sir, about it. Name any two animals where female are very bigger in size than that of male. Male species of male. One is Ascaris, it's an invertebrate, and honeybee, like it's an insect. Honeybee, the female is abdomen is much larger than the male's to hold the eggs and that. So what do you think why this anatomical features are observed in case of Ascaris or the honeybee stated? Honeybee, abdomen is larger to hold the eggs, so that she can have some more eggs in that. So that is the significance of large abdomen. And in Ascaris? So that must be related to reproductive advantage also. Any vertebrate which is having the vertebrata in the in some 1-2 phases of its life. No, sorry, sir, I'm not able to recall. Okay.
Are you active in society? Sir, I'm not associated with any NGO, but I am active as a human being. Whenever as a social person, I am active in the society. You are active in society. So, can you recall some actions that is taken by you just for the welfare of society? Ever? Any two action? Sir, I have donated blood many times. Okay. So blood donation is activity. And I participated when I was an NCC cadet. I participated in youth awareness program on the election day for polio awareness. I participated. So that can be the one second. पोलियो वैक्सीनेशन, व्हाई डू वी से 2 बूंद जिंदगी के, व्हाई नॉट 3 बूंद, 5 बूंद, आधा बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद जिंदगी के, व्हाट डज इट मीन? Sir, I feel 2 drops are enough for the life. You feel like? Sir, that must Don't be you think there is recommendation by WHO or some health organization? There is some recommended dose about. Sir, I don't know whether specifically they are putting 2 drops Are you or 3 cooking? drops. Are you cooking food? Yes, sir. So do you put salt in the cooked food in any amount or in a certain quantity? Certain quantity, sir. What about drugs that is to be inoculated in body? Specific criteria is there. Like to what quantity it can be, No, given? sir, it is fixed 2 drops, 3 drops, 4 drops. It is already standard idea. Right. So nothing else. Thank you. Thank you. Your interview is over. You can relax.